वेलकम टू अ चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। आप लोगों की तरफ से बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि जल्दी ही द वेस्टलैंड, जो कि टी.एस. एलियट द्वारा लिखी गई एक लंबी एपिकल पोएम है, उसका वीडियो बनाने के लिए। देखिए, ये बहुत ही लंबी पोएम है जिसमें 5 पार्ट्स हैं, बहुत ही फिलोसॉफिकल नेचर की है। तो इसलिए देखिए, लाइन टू लाइन तो इसका नहीं किया जा सकता है। हाँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जितना भी इसमें है वो मैं आपको इस वीडियो द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, टी.एस. एलियट ने ये वेस्टलैंड लिखी थी 1922 में, और ये 434 लाइंस की पोएम है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स ऑफ द 20th सेंचुरी मानी जाती है, और सेंट्रल वर्क है मॉडर्निस्ट पोइट्री का। देखिए, जैसे एराज चलते हैं, तो जब हम विक्टोरियन के बाद बात करते हैं तो मॉडर्न्स की करते हैं, फिर पोस्ट मॉडर्न्स की, कंटेम्प्रेरीज की। तो ये मॉडर्न्स का जो एरा है वो उसको रिप्रेजेंट करती है, और 1922 में लिखी थी, यानी कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लिखी गई है। तो बहुत सारा रेफरेंस इसका वर्ल्ड वॉर के बाद का आता है। मतलब वर्ल्ड वॉर से जो अफेक्ट हुआ था वर्ल्ड, मतलब उससे जो भी, मतलब उसके रिपरकशंस थे, उसके इफेक्ट्स थे, उन सब को इस पोएम में दर्शाया गया है। तो ये सबसे पहले अक्टूबर इश्यू था क्राइटेरियन का, जिसको एलियट ही उसके संपादक थे। तो उसमें अक्टूबर 1922 में पब्लिश हुई थी, और उसके बाद नवंबर इश्यू था डायल का। द डायल एक और जर्नल था, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का था। तो उसमें नवंबर 1922 में वो पब्लिश हुई थी, और बुक फॉर्म में ये दिसंबर में पब्लिश हुई है। तो ये तीनों बातें याद रखिएगा कि अक्टूबर में क्राइटेरियन में हुई थी, नवंबर में द डायल में हुई थी, और बुक फॉर्म में दिसंबर में हुई थी, और तीनों का ईयर है 1922। इस पोएम में 5 पार्ट्स है। देखिए, ये इतनी कंप्रेस्ड पोएम है कि अगर आप इसको खोलें, मतलब अगर इसको एक्सप्लेन करें, या थोड़ा भी अगर ये खुल कर होती, तो ये पूरे 12, मतलब 5 पार्ट्स हैं, जो कि 12 बुक्स भी कम पड़ती। इतनी ये कंप्रेस्ड है, एपिग्रामेटिक स्टाइल है इसका। तो देखिए, इसमें 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है द बरियल ऑफ द डेड, फिर है अ गेम ऑफ चेस, फिर है द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर, और लास्ट है व्हाट द थंडर सेड। बरियल ऑफ द डेड क्रिश्चियन सेरेमनी के हिसाब से है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जो बिशप हैं, फादर हैं, प्रीस्ट हैं, वो एक तरह से रिचुअल करते हैं, जो उनका जो फ्यूनरल सर्विसेज होती हैं उनके द्वारा होती हैं, और फिर वो आदेश देते हैं कि डेड को बरी कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं द बरियल ऑफ द डेड। गेम ऑफ चेस भी एक एलिजाबेथन राइटर, प्ले राइट थे, उनके एक वर्क से लिया गया है। और फायर सर्मन है, जो हमारे पैशंस होते हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा, जो हमारे जो अंदर से, जो जैसे वे जैसे एंगर है, जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, इन सब को रोकने, जो हमारा जो फायर है अंदर से, इसके को हमें कैसे कंट्रोल में लाना चाहिए। तो ये बुद्धिस्ट जो सर्मन्स हैं उसके हिसाब से है। और डेथ बाय वाटर इज लाइक फर्टिलिटी गॉड का डेथ एंड रीबर्थ की कहा है, ये सबसे छोटा पार्ट है। और जो 5th है वो इंडियन फिलॉसफी, इंडियन माइथोलॉजी, उपनिषद से लिया हुआ है, व्हाट द थंडर सेड। और ये एक तरह से आगे के जो 4 पार्ट्स हैं, उनको एक तरह से उनका एक आंसर है, उसका एक एक्सप्लेनेशन है कि जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, हम अच्छे से जानते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट पहले हुआ, लेकिन वो छुपा रहा। वेस्ट जो है वो हावी हो गया ईस्ट पर भी। तो यहाँ पर ये है कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये इनकेपेबल है, इसमें एक स्पिरिचुअलनेस मिसिंग है। तो ये ईस्ट से बोरो करी है एलियट ने, उपनिषद्स वगैरह पढ़कर, जो हिंदू माइथोलॉजी और जो हिंदू रिलीजन है वहां से। और फिर उन्होंने लास्ट में जिस तरह से दाता, दम्यता, दया, धर्म, ये बोला है, शांति शांति शांति, तो वो व्हाट द थंडर सेड में आता है। अब देखिए, वेस्टलैंड जो पोएम है वो डिसजॉइंटेड स्ट्रक्चर है उसका, मतलब बिल्कुल ही मॉडर्न स्टाइल में है। कोई शुरुआत नहीं है, कोई मिडिल नहीं है, कोई एंड नहीं है।
जैसा मन किया वैसा लिखा, जहाँ से रेफरेंस लिया उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया, वर्ड्स में लिख दिया, बहुत छोटे छोटे फ्रेजेस में लिखा है, जैसे बहुत मुश्किल है समझना। इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट एजरा पाउंड को दी थी, जो एजरा पाउंड को भी बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। फिर एलियट को खुद को रेफरेंसेस देने पड़े, तब जाके एजरा पाउंड ने एडिट करी थी। तो वो एक वॉइस से अभी कोई बोल रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन में कोई और बोल रहा है, तो इधर उधर से काफ़ी, जैसे शेक्सपियर है वहाँ से लिया है, बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस से इंस्पायर्ड है, काफ़ी वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेजेस से आते हैं, रशियन के कुछ लाइंस आ गई, लैटिन में आ गई, ग्रीक में आ गई। तो इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ बहुत इसमें मिक्स्ड वॉइसेस हैं और मिक्स्ड लैंग्वेजेस हैं। और सब जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो वर्ल्ड वॉर का जो फ्रस्ट्रेशन था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसका जो डिस्गस्ट था, जो डिसइल्यूजनमेंट हुआ था, जो मॉरल डिग्रेडेशन हुआ था, मतलब स्टेराइल हो गया ये वर्ल्ड, खत्म हो गया, वेस्ट हो गया, वेस्टलैंड हो गई, मतलब हमारे जो मॉरल्स हैं, हम जिस सहारे से जी रहे थे वो सब मिट्टी में मिल गया। वो सब किसमें, लस्ट में, एनवी में, जेलसी में, है ना, सेल्फिश नेचर में, सब कुछ जलकर राख हो गया। हमारी जितनी भी हमने जो बनाई थी इतनी सिटीज, वो सब बेकार हो गई, केवल मटेरियलिस्टिक लाइफ बची है। और उसी मटेरियलिस्टिक लाइफ को उन्होंने इटर्नल सिटी कहा है, कि ये सिटी जो है अनरियल हो गई है, और जहाँ पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, जहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, भीड़ किस तरफ जा रही है किसी को नहीं मालूम, लेकिन सब चल रहे हैं। और बड़ी अच्छी अच्छी लाइंस आई हैं बीच में पोएम्स में, जैसे दांते ने कहा है, आई नेवर थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी। कुछ रेफरेंसेस आए हैं एडमंड स्पेंसर के, जैसे स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। फिर एंड्रयू मार्वल का एक जगह आया है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस से, हरी अप इट्स टाइम, हरी अप इट्स टाइम। देखिए पोएम की एक एक लाइन पढ़ेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। ऐसे छोटे से वीडियो में हम पूरा नहीं करा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको यह बता रही हूँ। मैडम सोसोस्ट्रस एक कैरेक्टर हैं, जो एल्डस हक्सले की एक बहुत ही पॉपुलर नॉवल है क्रोम येलो, वहाँ से लिया गया है। और वो एक क्लेयरवॉयंट हैं, जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, जो भविष्य बताते हैं, वैसी हैं। तो उस टाइम पे शायद भविष्य बताना लीगल नहीं था, तो उसका बड़ा अच्छा सा डिस्क्रिप्शन है। इसका जो नरेटर प्रोटैगनिस्ट हैं वो बदलते रहते हैं, कभी लगता है एलियट हैं, कभी लगता है टायरसियस हैं, जो पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। माइथोलॉजी के हिसाब से वो इमॉर्टल हैं, और वो उन्होंने मेल और फीमेल लाइफ दोनों जी हुई हैं। तो देखिए इसमें एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है, यानी कि एलियट ने जो आज की वेस्टलैंड है उसको पुरानी कई वेस्टलैंड से कंपेयर किया है। तो पूरा मैथोलॉजिकल बैकग्राउंड इसमें है। इसमें ये बताया है कि कैसे बिब्लिकल वेस्टलैंड हुई, या कैसे इडिपस की वेस्टलैंड हुई। आपको इडिपस की स्टोरी पता होगी, जिनके पैदा होने पे एक भविष्यवाणी हुई थी कि वो अनजाने में ही अपने फादर की हत्या करेंगे और माँ से शादी करेंगे। तो जब ये सब उनको पता चलता है तो वो खुद ही बहुत निराश हो जाते हैं, और उनका जो देश है वो सब, वो मतलब एक वेस्टलैंड में चेंज हो जाता है। एक और कहानी है फिशर किंग की, एक है ग्रेल की, द लेजेंड ऑफ द होली ग्रेल। ग्रेल वो जो कटोरा जिसमें क्राइस्ट ने लास्ट सपर लिया था। तो इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इसकी हर लाइन के पीछे छुपी हुई हैं। पूरा लिटरेचर जो होमर से लेके डाउन टू एलियट्स टाइम है, वो कहीं कहीं छिपा हुआ दिखता है। उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, मतलब पुरानी बातों का, फिर क्रिश्चियन रिलीजन में जो क्राइस्ट की पूरी स्टोरी है, वो कैसे फिफ्थ में बहुत अच्छा बताया कि क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ, और कैसे उनके ग्रेल को उनके डिसाइपल्स वहां तक पहुंचा रहे हैं, चर्च तक, पेरिलियस तक, और किस तरह से दो जब जा रहे हैं तो उनको एक तीसरे के होने का आभास होता है। तो इस तरह से बताया कि क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन से नहीं मरे हैं, पर क्राइस्ट किससे मरे हैं, कैसे मरे हैं, आज हमने मारा है उन्हें। क्राइस्ट तो जिंदा थे, मतलब हम, हमारे जो मॉरल्स थे, हमारे जो एटीट्यूड था, जो हमारा सर्वाइवल था, जो हमारा स्पिरिचुअलिज्म था, उसमें क्राइस्ट थे। लेकिन आज क्योंकि हमने एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या हो गई, मतलब जेलसी है, लास्ट और सेल्फिश नेचर हो गया है, पिटी कहीं खत्म हो गई है, तो हमने इस तरह से क्राइस्ट को मार दिया है।
कई जगह एलियट ने बताया कि आदमी क्या है, केवल हैंडफुल ऑफ डस्ट है, मतलब एक मुट्ठी राख है और कुछ भी नहीं है। तो ये पोएम वैसे बहुत खूबसूरत है, तो आप कैसे भी करके इसको पूरा पढ़िए जब भी आपको समय मिले, और हमको भी जब समय मिलेगा तो हम एक-एक करके इसका सारे पार्ट्स बनाएँगे। अभी केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो देखिए लास्ट का और ले लेते हैं, व्हाट द थंडर सेड। इसमें जो जैसे जब गोवर्धन पर्वत उठाया था श्री कृष्ण ने, और जब बहुत सारे गॉड्स के बीच में कुछ अनबन हो जाती है और इंद्र भगवान बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं, और उसी टाइम पे जो बादलों से आवाज आती है ड ड ड, तो 3 सिलेबल्स बताए इसमें। पहला ड का मतलब है दाता, मतलब टू गिव। सेकंड है दया धवम, मतलब हैव सम सिंपैथी, हैव कंपैशन। और दम्यता मतलब सेल्फ कंट्रोल। तो उनका मतलब है जो दाता है, टू गिव है, माने वो देता है, मतलब ह्यूमन क्वालिटी है कि हम इस दुनिया में आए तो हमको कुछ दे के ही जाना है। और दया धवम का मतलब है कि कंपैशन, दया होना, मतलब आप क्रूएल मत हो। ये डेमन प्रवृत्ति के लिए, ये राक्षसों के लिए कि उनको क्या होना चाहिए, कंपैशन, पिटी, दया। और दम्यता गॉडली नेचर के लिए या गॉड्स के लिए है कि जो जो उनमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत पावर होता है। तो इस तरह से जो एक मनुष्य है उसमें तीनों क्वालिटीज पाई जाती हैं, दाता, दया धवम, दम्यता। मतलब हमको इन्हीं चीजों को बाहर रखना है। वी शुड गिव, मतलब आर बेसिक क्वालिटी इज टू गिव। गिव मतलब कोई मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं, समथिंग स्पिरिचुअल। इस दुनिया को देकर जाओ, कंपैशन रखो और अपने दम को कंट्रोल में रखो। हैव सम सेल्फ कंट्रोल टू हैव इटर्नल पीस। शांति 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 मीन्स इटर्नल पीस। तो इस तरह से मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें तो इसमें बता दी हैं, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट तो जगा होगा कि इस पोएम को पूरी तरह से पढ़ा जाए। ये डिफिकल्ट जरूर है पर बहुत फिलोसफिकल है, और जो इसको लिटरेचर में पैशन है वो उसको डीपली पढ़ेंगे। इस पे बहुत रिसर्च हुई है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत लोगों ने बहुत काम किया है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आते हैं हम फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।